और बड़ी खबर चतरा से है। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां थाने से पैसे लेकर 2 तस्करों को छोड़े जाने के मामले में डीजीपी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने एसपी को ट्वीट कर जांच कर दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। सिमरिया थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार पर गांजा तस्करों से साठगांठ और पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद एसपी ने टंडावा एसडीपीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सूर्यकांत कमल जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीजीपी झारखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। चतरा के सिमरिया जो थाना प्रभारी हैं शिव प्रकाश कुमार, उन पर 2 दिन पूर्व 2 गांजा तस्करों को पैसे लेकर थाना से छोड़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद हालांकि एसपी चतरा ऋषभ झा ने मामले में संज्ञान लिया था। मामला का तूल पकड़ने के बाद उन्होंने टंडवा एसडीपीओ आशुतोष सत्यम को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी। लेकिन इधर आज डीजीपी झारखंड ने भी मामले में ट्वीट करके एसपी को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच करते हुए दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध सख्त की कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी का भी सीडीआर निकालने का निर्देश दिया गया है। उसके अलावा उन थाना से छोड़े गए गांजा तस्करों का संबंध कैसे उस गांजा तस्करी के मामले से जुड़ा है, उसकी भी पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सूर्यकांत। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि थाने से पैसे लेकर 2 तस्करों को छोड़े जाने के मामले में डीजीपी ने संज्ञान लिया है। और उधर कोरोना के साए में इस बार मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस साल रांची में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए जुलूस न निकालने पर सहमति बनी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, वहीं एहतियातन पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। रांची के मेन रोड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के मेन रोड में हर वर्ष जहां मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकला करता था, इस बार यहां पर वीरानगी छाई हुई है। हर तरफ पुलिस प्रशासन हालांकि मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन जो सड़कों पर हर साल जुलूस निकला करती थी, जिसमें कई तरह की झांकियां भी होती थी, इस बार वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना के साए में इस बार मुहर्रम मनाई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में जितने भी पर्व त्यौहार आए, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का साया जो है वो साफ तौर से नजर आया, और कुछ वही साया इस बार मुहर्रम के मौके पर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको बताना ये चाहेंगे कि हर वर्ष यहाँ दूर दराज से लोग भी पहुँचते थे राजधानी रांची के मेन रोड में, जहाँ पर वो जुलूस का आनंद लेते थे, लेकिन इस वर्ष वो जुलूस जो है वो नज़र नहीं आएगा। प्रशासन के द्वारा इसे लेकर तमाम तरह की दिशा निर्देश जारी किए गए थे, और उसी की वजह से इस बार जुलूस जो है वो नज़र नहीं आएगा। अच्छा रहता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता था और नज़ारा भी बहुत अच्छा होता था। दूर दराज से भी लोग आते थे, दर जहाँ से भी आते थे, आसपास के भी लोग आते थे और यहाँ भीड़ लगता था। अगले साल इंशाअल्लाह फिर ठीक से मनाया जाएगा। लोगों में इसे लेकर मायूसी भी है, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उसे देखते हुए इस बार जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन अगले वर्ष अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष ये जुलूस जो है वो काफ़ी धूमधाम से निकाला जाएगा, और लोगों को, शहर के लोगों को जो मुहर्रम की ताजगी मिलती है वो अगले साल देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं ज़रूर की गई हैं, ताकि सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा ना हो। वहीं लोगों को इसे लेकर शांति समिति की बैठक सहित तमाम जो मुद्दे हैं उस पर भी विशेष रूप से मंथन किया गया है। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। उधर गोड्डा जिले में किसानों को खाद की किल्लत से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दुकानों से खाद सक्षम किसानों को ही मिल पाता है, बाकी किसानों को बाजार से ही खाद खरीदना पड़ता है। बाजार में 266 रुपए की यूरिया 400 से 450 रुपए में बिक रही है। लोगों का आरोप है कि काला बाजारी करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई की जगह लीपापोती करता है। 267 रुपया। 267। तो बाजार में भी खाद मिलता है, यहाँ भी खाद मिलता है, दोनों में अंतर? महंगा मिलता है। बाजार में क्या रेट है? 400 मांगता है। 400? हाँ।
बाजार से यहाँ सस्ता है आपका? हाँ, बाजार से सस्ता है। ग्रामीण में खाद का बहुत दिक्कत हो रहा है। ब्लॉक में मल्ले 266 रुपया में बिक रहा है, हम लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। और इधर मल्ले बिक रहा है 430 रुपया में बोरा खाद दे रहा है। गरीब आदमी का हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कृषि का सीज़न है और इसमें खाद वगैरह का ज़रूरत किसानों को होता है। तो ये एक रूटीन जांच है कि किसानों को सही दाम पे यूरिया या जो अन्य जो खाद है वो मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोग जांच कर रहे हैं। उधर जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए दोहरे राजनीतिक चरित्र का आरोप लगाया है। जेएमएम महासचिव ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश की चिंता नहीं है, अगर होती तो वो केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती, न कि प्रदेश सरकार के कामों के खिलाफ हल्ला बोलती। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको कि केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना चाहिए था, वो राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रही है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कमेटी का दोहरा राजनीतिक चरित्र है। जहां उनको सरकार के कामकाज की सराहना करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से उनको राज्य का जो पैसा है उसको लाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए था, वहां उन्होंने सहयोग नहीं किया और ऊपर से सरकार के ऊपर में ये आरोप लगाते रहे कि सरकार पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। उधर पूर्व मंत्री और चंदन कैरे विधायक अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर बोकारो की जनता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार चंदन कैरे में बने इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द कर वहां पर विधि कॉलेज करने की अनुशंसा कर दी है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कॉलेज को लेकर सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, अनुशंसा भी पूर्व के शासनकाल में किए जा चुके हैं। पैसा आवंटित हो गया है, कार्य एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और इसे हम ऐसे ही नहीं करना चाहता हूं कि आप अपने डिसीजन को पुनः रिकंसिडरेशन करें, फिर पुनर्विचार करें और चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को शुरू करने का आप आदेश दें और अपना शिलापट लगवा करके आप धूमधाम से उसका उद्घाटन करें, शिलान्यास करें और ये आगे बढ़े। कि सरकार ने ये योजना को स्वीकृति दी थी, लेकिन जो इन लोगों का आपसी बोकारो विधायक का अलग डिमांड रहा, चंदन क्यारी विधायक का अलग डिमांड रहा, बैरमो विधायक का अलग डिमांड रहा, इन लोग सरकार में रहते हुए खुद तय नहीं कर पा रहे थे कि ये कॉलेज बननी कहाँ। हमारी भी पहल रहेगी कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज बने। झारखंड में 5 सितंबर से ई स्टाम्प बंद होने जा रहा है। झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत निबंधन विभाग के वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर अब क्रेता या विक्रेता घर बैठे स्टाम्प खरीद सकते हैं। इधर स्टाम्प विक्रेता संघ ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। स्टाम्प विक्रेताओं का मानना है कि इस फैसले से राज्य भर के स्टाम्प विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार के द्वारा जो ई ग्रास लाया गया है, ये अचानक आनंद फानन में ये डिसीजन है, पता नहीं क्या मंशा सरकार का। अब देखिए आगे हम लोग तो लगभग झारखंड में 1000 वेंडर हैं जो हम लोग एक तो लॉकडाउन में ऐसे भी परेशान हैं और उसके ऊपर से रोजगार भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसे ही 4 तारीख के बाद इनका एग्रीमेंट ख़त्म होगा, 5 को एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे झारखंड में और उसको कैसे अब सरकार संभाल पाती है या फिर स्टॉक होल्डिंग को छोटे स्टाम्प के लिए रिन्यूअल करती है या फिर ई ग्रास के माध्यम से स्टाम्प देती है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से स्टाम्प वेंडर के द्वारा पुराना स्टाम्प निकालने के लिए कहा गया है और ई ग्रास के द्वारा स्टाम्प निकालने के लिए कहा गया है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड का कलदम गांव समस्या की मकड़जाल में फंसा हुआ है। यहां ना तो लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है और ना ही सभी ग्रामीणों को आवास योजना का ही लाभ मिल रहा है। वहीं इलाज के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव का जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। यह कलदम गांव है और यह लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पड़ता है। यह पहाड़िया बाहुल्य गांव है। यहाँ पर लगभग 25 परिवार पहाड़िया के रहते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। जनवरी महीने से ही सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे करासीन लेते हैं ना, उसी तरह हम लोग को लाइन लग के लेना पड़ता है। किसी को पानी मिलता है और किसी को जो सबसे पहले पहुँचता है उसको पानी मिल जाता है, नहीं तो उसको दिन भर लग जाता है, वो भी एक डेगची लेने के लिए। चापाकल नहीं है यहाँ पर? चापाकल नहीं है सर, सिर्फ एक कुआं है। जी सर,
एक ही कुआं पे पूरा ग्रामीण निर्भर करता है? जी सर। और जब कोई यहाँ पर बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है इलाज? लिट्टी पड़ा, वो भी सर 7 किलोमीटर यहाँ से। तो रात में वाहन मिल पाता है? नहीं सर, फिर भी सरकारी वाहन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी रिजर्व करके। और सभी लोगों का घर भी नहीं बना है आवास योजना के तहत? नहीं सर, हाल फिर भी किसका किसका बना है और किसी का नहीं है, पूरा नहीं बना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा कि इस गांव में जो है सबसे बड़ी समस्या है पानी का। दूसरा, यहाँ पर इलाज के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और तीसरी बड़ी समस्या है कि गांव में एक भी चापानल नहीं है, बिजली की खंभा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर हमेशा लाइन नहीं रहता है। और सरकार के योजना यानी आवास योजना 25 घर है, लेकिन अभी भी अधिकांश का घर नहीं बन पाया है। 1-2 घर ही आवास योजना के तहत बनाया गया है। कलदम गांव पूरी तरह से समस्याओं के मकड़ जाल में फंसा हुआ है और यह पहाड़िया आदिम जनजाति गांव पड़ता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। वहीं गढ़वा में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाल ये है कि सदर अस्पताल पहुंचने के लिए दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। वहीं सिविल सर्जन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीजों का भगवान ही मालिक। कोरोना काल में गढ़वा के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। गढ़वा सदर अस्पताल में समय पर न डॉक्टर मिलते हैं और न दवा। ऐसे में दूर दराज से पहुंचने वाले मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। गढ़वा सदर अस्पताल में यूं तो कई एम्बुलेंस खड़े रहते हैं, लेकिन इसका संचालन करने वाले एनजीओ की मनमानी के चलते गरीब मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। इस पर सिविल सर्जन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था में सरकार के द्वारा 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, जिसका कि कॉल सेंटर से 108 कॉल करने से मिलता है। वो हमारे डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है। पलामू में आज भी प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। यही वजह है कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं हो पाता है। ताजा उदाहरण पाटन प्रखंड का नवा जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पिछले 1 दशक से एक भी डॉक्टर नहीं है। अस्पताल का जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। हम इस वक्त मौजूद है नवा जयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र में क्या व्यवस्था है। देख सकते हैं कि चिकित्सक भी यहाँ पे नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ पे चिकित्सक नदारत है। एएनएम भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है जो मरीजों को देने के लिए ये सरकारी दवाइयाँ हैं। एक भी स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। ये कमरे में भी देख सकते हैं कि महज एक बेड है, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ रखी हुई है और स्टाफ एक भी नहीं है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। एक दाई और एक लोकल 2 आदमी हैं। ये 2 आदमी यहाँ रहते हैं। इन्हीं के भरोसे चाहे हॉस्पिटल चले चाहे नाम के खुलता है। और हम समझते हैं कि 2007 में ये बिल्डिंग बना है। 2007 से अभी तक इसमें कोई डॉक्टर प्रवेश नहीं किए। किसी तरह यहाँ इलाज होता है? कोई इलाज नहीं होता है। तो उझोला छाप डॉक्टर 1-2 देहात में हैं, किसी तरह किसी को बचा लेते हैं। और यहाँ से डालते हैं, जाते जाते अगर सीरियस हो गया तो बीच रास्ते में दम तोड़ता है। यहाँ सरकारी सुविधा के नाम पर नगण्य है। उस समय यहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर, एएनएम, स्वीपर, 5-5 पद था और 5 लोग रहते थे। लेकिन अभी आपको नाइट गार्ड में वो हैं और एक सुपर में हैं। फर्स्ट एड की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का इस स्वास्थ्य केंद्र से कितना इलाज हो पाता है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। साल 1832 में कोल्हान में कोल विद्रोह के महानायक पोटो हो का गांव राजाबासा सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। वहीं शहीदों के परिजनों को भी सरकार भूल गई है। शहीद का गांव बदहाल। कोल्हान में साल 1832 के कोल विद्रोह के महानायक रहे पोटो हो का गांव राजाबासा सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है।
पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड में स्थित इस गांव में आज तक न विकास की एक किरण पहुंची है और न शहीदों के वंशजों को किसी तरह की मदद मिली। शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी काफी मुश्किल से गुजर रही है। गांव का संपूर्ण विकास होना चाहिए, उस गांव के लोगों का आर्थिक रूप से भी विकास होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी उनका विकास होना चाहिए। इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट सरकार को बनाना चाहिए। लॉकडाउन में घर लौटे कामगारों को रोजगार की आस थी, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी काम नहीं मिलने से गोड्डा के श्रमिक फिर दूसरे राज्यों का रुख करने लगे हैं। फिर परदेश चले मजदूर। कोरोना काल में घर लौटे मजदूर काम की तलाश में फिर से परदेश का रुख करने लगे हैं। कर्नाटक की निजी कंपनी ने इन मजदूरों को लाने के लिए बेंगलुरु से एक लग्जरी बस मीलों दूर गोड्डा भेजी। इस पर सवार होकर जल्द ही ये मजदूर अपनी मिट्टी से दूर चले जाएंगे। लॉकडाउन के चलते महीनों पहले जब ये मजदूर अपने गांव लौटे थे तो प्रशासन ने उन्हें उनके गांव में ही रोजगार देने का वादा किया था, जो छलावा साबित हो रहा है। ऐसे में पलायन के सिवा इन मजदूरों के सामने दूसरा रास्ता नहीं बचा। मजबूरी, काम धंधा नहीं है, यहाँ पे नहीं दे रहा है तो इसीलिए जा रहा है कमाने के लिए बाहर। जहाँ से आया था लॉकडाउन में, फिर जा रहा है वहीं पे। कोरोना चिंता नहीं है आप लोग को कि कोरोना है? कोरोना का चिंता पहले मर जाएगा। खबर देवघर से है। देवघर का सारठ एसडीपीओ ऑफिस विवादों के घेरे में आ गया है। यह ऑफिस जिला परिषद डाक बंगला से संचालित हो रहा है। तात्कालिक व्यवस्था के तहत एसडीपीओ ऑफिस का 1 जुलाई 2018 को इसी परिसर में उद्घाटन किया गया था। नया भवन बनने के बाद उसे यहां से शिफ्ट किया जाना था, लेकिन तब से ना तो नया भवन बना और ना ऑफिस यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, जिला परिषद को 2 वर्षों से इसका किराया भी नहीं दिया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया है। सारठ डाक बंगला जिला परिषद की निजी संपत्ति है। उस पर एसडीपीओ द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वो 2 वर्ष से अवैध कब्जा करके रखे हैं। कई बार पत्राचार हुआ, तब भी वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी आदेश में कई छूट दी है। वहीं मंदिर और पूजा स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। सरकार के इस कदम पर विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर, हिंदू मंदिर सहित कई मंदिर के पास दुकानदारों और रांची वासियों के मंदिर खोलने की मांग सरकार से की है। भाई 10 रुपया 20 रुपया बिकाता तो उसे का होने जाना है। चारों पट्टी मंदिर उदिर खुलिए गया है, खाली पहाड़ी मंदिर नहीं लोग खोल रहा है। गलत है, सही का है। आदमी मरने वाला रहेगा से तो मरबे करेगा। एगो बहाना हो गया कि इतना करुणा है, ये है वो है। जो धर्म स्थान है वो जैसे वैष्णो देवी माता खुल गए, बासुकीनाथ खुल गए, बाबा धाम खुल गए। पहाड़ी मंदिर को जैसे श्रद्धालु को गैप रहने 6 फीट 60 फीट जो देना, वो पहाड़ी मंदिर को भी इसके शर्त पर खोला जाए। अरे आप 100-200 दिए, यहाँ पर 50 के दीजिए। आदमी मंदिर तो खुला रहेगा, जिसका आस्था हो तो अपना जल ढार सकते हैं ना। हजारीबाग के पेसरा टोला में जब सरकार ने लोगों की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने अपने दम पर लकड़ी का पुल बना दिया और सरकार को आईना दिखाया। मेहनत का पुल। हजारीबाग के पेसरा टोला की तालाब में बना 80 फीट लंबा ये लकड़ी का पुल ग्रामीणों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है। बारिश में जब ये तालाब पानी से लबालब हो जाता है तो आसपास के आधा दर्जन गांव पूरी दुनिया से कट जाते थे। परेशान ग्रामीणों ने कई बार यहां पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन लंबे समय बाद भी जब इनकी गुहार अनसुनी रही तो स्थानीय ग्रामीणों ने खुद अपने हाथ में कुदाल और फावड़ा पकड़ा और कड़ी मेहनत से ये पुल बना डाला। श्रमदान इन लोग का पूरे गांव का रहा है। इसमें महिला पुरुष दोनों मिलकर के किए हैं और ये पुल 6 से 7 दिन में लोग तैयार किए हैं, है ना। अभी है कि पुल तैयार हो गया है, लोग आना जाना कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं सभी लोग। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।